सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने स्तर पर ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। इस कक्षा का जो मुख्य आधार है वह फल दीपिका पुस्तक है। इस पुस्तक के सहारे हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में यह सीखा था कि सभी राशियों के गुणधर्म गुणधर्म मुख्यतः जो है इसके बारे में हम लोगों ने समझा। अब इन्हीं विषय वस्तुओं को थोड़ा सा आज की कक्षा में हम लोग इसको कुंडली पर लगाकर प्रदेश करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि सम राशि में अधिक ग्रह होने से व्यक्ति में सुंदरता, सुशीलता इत्यादि अधिक होती है। अगर पुरुष राशि में हो तो ताकत, हिम्मत इत्यादि अधिक होती है। यानी कि पुरुष राशियां जो होती है, जो विषम राशियां हैं 1, 3, 5, 7, 9 एवं 11, यह विषम राशियां पुरुष राशियां हैं। अगर अधिकांशतः ग्रह इन राशियों में होंगे तो व्यक्ति पुरुष प्रधान। अगर अधिकांशतः सम राशियों में ग्रह होंगे तो व्यक्ति स्त्री प्रधान। आप लोग देखते होंगे कि बहुत से ऐसे पुरुष भी हैं जिनका स्वभाव महिलाओं से मिलता है। महिलाओं में जो गुण होने चाहिए, दया की भावना, परोपकार की भावना, वाणी में सौम्यता, वाणी में मीठापन, कर्तव्यशीलता इत्यादि की विशेष भावनाएं महिलाओं में पाई जाती है। तो आप लोग देखेंगे कि यह गुण बहुतेरे पुरुषों में भी देखने को मिलता है। जो पुरुषों में जो गुण है वह महिलाओं में भी देखने को मिलते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? जो महिलाओं के गुण है वह केवल महिलाओं में ही क्यों नहीं, और जो पुरुषों के गुण है वह केवल पुरुषों में ही क्यों नहीं? तो यह ग्रहों की स्थितियों के आधार पर ऐसा बात होती है। अब यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर इसको भी समझ लेना आवश्यक है, फिर इसके बाद में हम लोग कुंडली पर चलेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि वैसे तो 1, 3, 5, 7, 9 सभी क्रूर राशियां हैं, परंतु 3, 7, 9 अपेक्षाकृत सौम्य है। तो क्यों है? तो 3 नंबर राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं, 7 नंबर के राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, 9 नंबर राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो यह पुरुष ग्रह है, लेकिन इनके स्वामी शुभाग्रह हैं, जिनके कारण इनमें कुछ सौम्यता आ गया। अब यही देखा जाए 1 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव हैं, ये स्वयं क्रूर है। 5 नंबर राशि के स्वामी सूर्य देव है, यह भी क्रूर है। 11 नंबर के राशि के स्वामी शनि देव है, जो स्वयं पापग्रह है। तो इनमें सौम्यता तो आएगी नहीं। एक तो यह राशि क्रूर, दूसरे में इसके स्वामी भी क्रूर, तो और क्रूरता बढ़ गई। अब यहाँ पर देखा जाए ठीक उसी प्रकार से 2, 4, 6, 8, 10, 12 में 2 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव, 4 के चंद्रमा, 6 के बुध देव, 12 के देवगुरु बृहस्पति। एक तो यह अपने सौम्य राशि है, दूसरे में देवगुरु बृहस्पति इनके स्वामी है, तो यह अपेक्षाकृत अधिक सौम्य हो गया। क्या हो गया? और अत्यधिक सौम्य हो गया। इन सौम्यता से केवल हम अपने स्वभाव के बारे में पता नहीं लगाते, बल्कि जिस भाव में की जैसी स्थिति होती है, उस भाव के आलोक में जो कार्य बनते हैं, उन गुण धर्मों को वह कार्य परिलक्षित करता है। दिशा का प्रयोजन यहाँ पर जो बतलाया जा रहा है कि जिस राशि में कारक ग्रह बैठे हो उस दिशा में भाग्योदय होता है। उदाहरण के लिए जन्म कुंडली में किसी की जन्म कुंडली में लग्नेश नवमेश वृश्चिक राशि में हो तो उत्तर दिशा में भाग्योदय होगा, ऐसी बात नहीं। केवल दिशाओं का उपयोग भाग्योदय के लिए नहीं करते, और भी ढेर सारे बातें हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पर इन सभी चीजों को समझते हैं। पढ़ने से तो कुछ
पढ़ना तो आवश्यक है ही, लेकिन उसका उपयोग हम लोग कैसे करें, इसको भी हम सबों को समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्वभाव के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, किसी भी एक विषय वस्तु को। अब जैसे कि लग्न में ही, लग्न में कोई राशि हो, किसी भी लग्न की कुंडली मान लीजिए, मान लिया कि 2 नंबर की लग्न है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब यह कौन सी राशि हो गई? स्त्री राशि है। दूसरे, इसके स्वामी शुक्रदेव हैं। स्वामी इनके शुक्रदेव हैं, यह भी शुभ ग्रह हो गया। व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा? यह 2 नंबर की राशि है, स्थिर राशि भी है। सौम्य स्त्री के जैसा। इसके बाद में 2 नंबर की राशि पृथ्वी तत्व की है। कैसा हो जाएगा गुणधर्म? तो सौम्यता भी होगा। अब यह क्या निर्णय करेगा व्यक्ति? अगर कोई प्रश्न आ जाए तो यह 3 मूल आधारों बिंदुओं को समझते हुए यह निर्णय लेने का प्रयास करेगा। हम लोगों ने पुस्तक पढ़ा तो यही इन्हीं सभी चीजों के लिए पढ़ा, तो कि और कुछ? यह व्यक्ति कैसे निर्णय लेगा? यहाँ पे आज की कक्षा सोच में जितने, समझकर व्यवहारिकता से निर्णय लेगा गुरु जी। हाँ, व्यवहारिकता से सोचना समझना तो वायु तत्व का नाम है। अच्छा, वायु तत्व सोच समझ कर फैसला, ठीक है। पर ये यह ज्यादा प्रैक्टिकल। दिमाग नहीं लगाएगा। अच्छा, यह ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएगा। ये जैसा देख रहा है कि समाज में कैसे लोग रह रहे हैं, नहीं रहे, व्यवहारिक कायदे को पकड़ेगा ज्यादा, आगे यह उधेड़बुन में ना सोचेगा समझेगा नहीं, व्यवहारिक कायदे से अपना निर्णय लेगा। और द्विस्वभाव, यह जो है 2 नंबर की राशि स्थिर राशि है, उस पर टिका हुआ भी रहेगा। और ऐसे कायदे से लेगा। अब या स्त्री राशि हो गया, सौम्यता से हो गया। इसके शब्द जो होंगे, कायदे जो होंगे, पारदर्शी होंगे, किसी दूसरे को सताने वाले नहीं होंगे। और सौम्यता वाली वाणी भी होगी, व्यवहार भी होगा, यानी कि बड़े व्यवहारिक ढंग से यह अपना निर्णय लेगा और उस पर टिका हुआ भी रहेगा, जल्दी बदलेगा भी नहीं, भले इसको नफा हो या नुकसान हो। अब चलते हैं, यदि यही दूसरा कोई भी लग्न हो जाए, कोई भी लग्न, जब मान लीजिए कि फूल करता नहीं बोलेगा वो, हाँ जी, फूल करना ही बोलेगा। खुलकर नहीं बोलेगा, जी, मैं क्योंकि कोई बात जो होगा, हाँ, थोड़ा हाँ, सा। हाँ, क्योंकि शुक्रदेव जल तत्व के भी तो है। तो शुक्रदेव के तो गुण आएंगे ना, तो जल में स्थिरता होती है ना, गंभीरता होती है। जी गुरु जी। अब एक आधे लग्न पर और चर्चा कर लेते हैं, फिर और अन्य चीजों पर भी चर्चा होगी। अगर यही सिंह राशि हो, फिर क्या होगा? यदि सिंह राशि होगा तो क्या होगा?
अधिकारिकता रहेगी आचार्य जी, उग्रता। तो सिंह राशि के जो गुण धर्म है, अभी हम लोग दो कायदों से समझने का प्रयास करेंगे, इसको हटाते हैं। अब यह क्या सिंह राशि क्या हो गया, तो सिंह राशि अग्नि तत्व का है। अग्नि तत्व का मतलब होता है बहुत तेजी से आगे जाने का, आगे बढ़ने का प्रयास करना। गुस्सा भी तेजी से, गुस्सा गुस्सा भी हो गया, अधिकार भी हो गया। कोई बात बोलेगा तो अधिकार वाली क्या बात करेगा, यह अग्नि तत्व का परिभाषा हो गया। और यह स्थिर राशि भी है, स्थिर भी हो गया। सूर्यदेव इनके स्वामी हैं, यह अधिकार के प्रतीक हैं। सूर्यदेव पिता के कारक हैं। अब इसका स्वभाव कैसा होगा, किसी की बात जल्दी से नहीं मानेगा और वैसे लोगों के लिए भला करेगा, जैसे राजा करता है ना, भलाई के लिए। यह किसी की सुनेगा ही नहीं जल्दी, एक। लेकिन यह जो भी बात बोलेगा बड़ा तेजी में बोलेगा, जल्दी बोलेगा, सत्य बोलेगा और भले के लिए बोलेगा। यदि आप इसकी बात को नहीं मानेंगे तो यह गुस्सा भी करेगा, क्योंकि पिता का कारक है ना। सोचेगा नहीं, सोचेगा ज्यादा नहीं है, तुरंत। और गुस्सा हो जाएगा तो कारण भी नहीं बतलाएगा कि हम गुस्सा क्यों हुए। ये हो गया स्वभाव के बारे में। तो हम लोगों ने केवल किया, अगर यही सूर्यदेव यहाँ बैठ जाए, अगर 5 नंबर का लग्न यहाँ पर हो, 5 नंबर का हो, 10th भाव में 2 नंबर की राशि बनी हुई हो, सूर्यदेव यहीं पे हो, किसी भी राशि में हो सकते हैं, फिर कैसा स्वभाव होगा। तो इन गुणों में अब यह 2 नंबर राशि की भी समायोजन हो जाएगा ना। तो 2 नंबर राशि का गुण क्या हो गया, बहुत कठोर, व्यवहारिक। यह भी टिकाऊपन हो गया, स्थिर हो गया। यह भी 2 नंबर की राशि भी स्थिर हो गया। शुक्रदेव की राशि में है, शुक्रदेव 100 में भी है, स्थिर हो गए, 100 में हो गए। और यह 2 नंबर की राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, जिसे व्यवहारिक भी कहा जाता है। अब सभी को मिला लें, हम लोग तो अभी यहाँ पर कितने चीजों को मिला रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ही चीजों को मिलाया जा रहा है। अनगिनत चीजों को मिलाकर के फलादेश करने होते हैं। जिस तरह गणित की कक्षा में हम लोगों को ये कन्वर्जन सीखते हैं कि हाँ भाई, राशि को अंश में बदलो, अंश को कला में बदलो, कला को विकला में बदलो, घंटा को मिनट में, मिनट को सेकंड में, सेकंड को घंटा में बदलो। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी किया जाता है। तो इसका स्वभाव मिल जाएगा, क्या हो गया, तो इसका स्वभाव यह होगा कि व्यवहारिक कायदे से, सौम्यतापूर्ण तरीके से यह फैसला लेगा, बोलेगा, उस पर कायम भी रहेगा। यदि उसका उल्लंघन कोई करता है तो यह इतना अधिक गुस्सा होगा कि अपने आपे से भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव है। लग्न में भी 5 नंबर की राशि है, जो अग्नि तत्व की राशि है, सूर्यदेव भी अग्नि तत्व के ही हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि यदि कोई आपसे कहता है कि हम अपने बच्चे का नाम एडमिशन करवाना है, बच्चा 6-7 वर्षों का है, प्रारंभिक, वो जब हायर एजुकेशन में हो जाता है तो फिर दूसरी बात है, किसी स्कूल में नाम लिखवा दे। तो राशियों के दिशाओं का उपयोग केवल उपायों में नहीं किए जाते हैं,
घर के लिए दिशाओं में उपयोग नहीं किया जाता, हर कार्यों में किया जाता है, हर कार्यों में किया जाता है। किया जाता है। तो अगर आपका 5-6 वर्ष का लड़का है या किसी का 5-6 वर्ष का लड़का है, आपसे फैलादेश करवाने आ गया कि हाँ गुरु जी बतलाइए कौन स्कूल में का एडमिशन करवा दे, क्या जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का? आप लोग थोड़ा सा मंथन कीजिए, तब तक हम 1 मिनट में आ रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी? हम लोगों ने कुछ चर स्थिर द्विस्वभाव तत्वों के बारे में कुछ समझने का प्रयास किया। दिशाओं का उपयोग फलादेश में कैसे करें, हर चीज को सीखना है कि नहीं सीखना है? जी गुरु जी, गुरुजी लिखना। गुरुजी पहले कॉलम में जल के नीचे क्या लिखा हुआ है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा। यह सूझबूझ जल के नीचे लिखा हुआ है गंभीर और स्थिर, जल ओके के गुणधर्म। ठीक है गुरु। यहाँ अग्नि है, यहाँ पर अग्नि है, तो अग्नि का स्वभाव भूसापन वाली, पृथ्वी यानी कि व्यवहारिक वायु तत्व यानी कि सूझबूझ के सहारे जल तत्व तो गंभीर स्थिर, उनके गुण धर्मों को हमने लिखा है। अगर यहीं पे लग्नेश कोई भी अगर 5 नंबर की ही राशि है तो 6-7, अब वायु तत्व की 3-7-11 है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब यही सूर्यदेव चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर सूर्यदेव हो जाए, तो व्यक्ति अपना निर्णय कैसे लेगा? बड़े सूझबूझ से लेगा, आगे पीछे सब सोचेगा, आगे पीछे सब सोचेगा। सब सोचेगा। आगे पीछे सब सोचेगा। अगर अब यहीं पे 3 नंबर की राशि में है, तो यहाँ इसके स्वामी बुध देव हो गए, बुध के भी कुछ गुण को ले लेगा ये, तो बुध देव पृथ्वी तत्व के हैं, तो यह निर्णय कैसे ले लेगा? तो सूर्यदेव अग्नि तत्व के हैं, बड़ा जल्दी में बड़े व्यवहारिक कायदे से अपने सूझबूझ से निर्णय ले लेंगे। और लग्न चूंकि स्थिर राशि है तो उस पर टिका हुआ भी रहेगा व्यक्ति। अब यदि यहीं पे है 11 नंबर की राशि में है तो क्या, तो ये तो वायु तत्व के हैं, वायु तत्व अब तो बड़े सूझबूझ से लेगा, लेकिन थोड़ा सा बड़े सूझबूझ से लेगा, लेकिन इसमें कायदा व्यवहारिक नहीं होगी, भले यह अपने हितों के लिए तो ले लेगा। हो सकता है निर्णय पे टिके ही ना। नहीं, वैसी बात नहीं है। यहाँ यह 11 नंबर की राशि है, स्थिर राशि भी तो है, यहाँ पर रहेगा तो जल्दी निर्णय ले लेगा। और इसको व्यक्ति क्या करेगा? अगर कोई समझाएगा बुझाएगा इसके श्रेष्ठ जन लोग कि हाँ भाई ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तो उस पर अपने विचारों को बदल लेगा। अच्छे बुरे की पहचान अगर कोई करवा देगा तो अपने विचारों को बदल लेगा। लेकिन अगर यहीं पे हो तो बड़े सूझबूझ से अपने फायदे के लिए निर्णय ले लेगा, और किसी के समझाने पर भी यह स्थिर राशि है, नहीं शनिदेव हटेगा। इसके स्वामी है, तो सूझबूझ से निर्णय लेगा, परंतु यह स्थिर भी है।
तो यह बदलेगा ही नहीं। अगर यही अब चर राशि में आ गया, वायु तत्व भी है, चर राशि भी है, स्वामी शुक्रदेव भी है, निर्णय कैसे लेगा? तो सूझबूझ से तो निर्णय लेगा। जो निर्णय लेगा वह दूसरे को दिल दुखाने वाला जल्दी नहीं होगा, तो क्योंकि शुक्रदेव की राशि। तीसरा, सूर्य की अब यह नीच राशि भी है, तो जब नीच राशि में ग्रह होते हैं तो अत्यधिकता देते हैं। आगे की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। निर्णय से ज्यादा दूसरे सामने वाले लोग खुश नहीं होंगे क्योंकि नीच राशि के, लेकिन बड़े प्रेम पूर्वक लेगा। 100 में कायदा होगा 100 में, लेकिन वह कायदा लोगों को उतना पसंद में नहीं आएगा, सूझबूझ से अपने लेगा। लेकिन अब यह चर राशि है, चर राशि में बदलाव बड़ा जल्दी संभव है। कोई हल्का सा टोक दिया बस तुरंत विचार बदल के अपना दूसरा काम शुरू कर ले। अब यहाँ पर ये बातें होगी। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं दिशाओं का उपयोग कैसे करें। अभी हमने जो प्रश्न किया था आप लोगों से, अभी जो हमने प्रश्न किया था आप लोगों से कि अगर कोई छोटा बच्चा हो तो सीखने के लिए आप भेजते हैं, सीखने के लिए भेजते हैं, विद्या की निपुणता के लिए भेजते हैं। सीखना अलग चीज है, निपुणता अलग चीज है। वो तो कहीं जाएगा तो सीखेगा ही, तो विद्या की निपुणता उसे होगी कहाँ, होगी नहीं होगी। विद्या की निपुणता कहाँ होगी, किस दिशा में मिलेगी, तीन कहाँ से सात देखें? 11 की दिशा में, हाँ जी, 3 7 11 की दिशा में गुरुजी। नहीं नहीं। तो विद्या की निपुणता के लिए जो भाव होते हैं, दूसरा भाव, इस भाव में जो राशि बनी हुई हो उस राशि की दिशा में, इस राशि की दिशा में। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि अपने बच्चे का नाम किसी विद्यालय में लिखवा दिया, वह आपके बच्चे से थोड़ा डल है, और जिस विद्यालय में नाम लिखवा दिया वह उसका दिमाग बहुत आगे चला गया। आपका बच्चा इनके बच्चे से थोड़ा सीनियर भी है दिमाग में, और उसी स्कूल में एडमिशन करवा दिए, तो आप देखते होंगे कि आपका बच्चा कभी स्लो हो गया, यानी कि पीछे की तरफ उसकी बुद्धि क्षमता चली गई। ऐसा प्रायः देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है विद्यालय गुरुजी। विद्यालय एक ही है, उसमें कभी कभी बच्चे, कम बुद्धि के बच्चे आदि हो जाते हैं। यह क्या है? तो यह दूसरा भाव की राशि है, क्योंकि क्योंकि यह दूसरे भाव में दूसरा भाव विद्या की निपुणता का है। इसमें जो राशि होगी, मान लिया कि 4 नंबर की राशि है, 4 नंबर की राशि है, तो 4 नंबर की राशि किस दिशा का प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर दिशा का। तो ऐसे विद्यालय में नाम एडमिशन करवाए जो आपके घर से उत्तर दिशा में पड़ता हो, आपके घर से उत्तर दिशा में पड़ता। उत्तर दिशा में पड़ता हो। यदि आपके उत्तर दिशा में वैसा कोई विद्यालय नहीं है, यदि उत्तर दिशा में कोई विद्यालय नहीं है तो फिर क्या करें? ऐसे विद्यालय में एडमिशन करवाएं जिस विद्यालय का दरवाजा, मुख्य द्वार उत्तर दिशा में खुलता हो। भले ही वह विद्यालय आपके घर से पूर्व दिशा में अवस्थित हो, दक्षिण दिशा में अवस्थित हो, पश्चिम दिशा में अवस्थित हो, कहीं भी अवस्थित हो। कुंडली के चौथे भाव में जो राशि बनती है,
चौथा भाव क्या है? मन लगने का है। चौथा भाव मन के स्थिरता का है। शायद आप लोग हमारी बात आज नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं गुरुजी सुन रहे हैं। सुन रहे हैं आचार्य जी, सुन रहे हैं। चलिए, चौथा भाव क्या है? मन की स्थिरता का है। हम बच्चे जो घर पे पढ़ते हैं, यह घर का भी भाव है। तो बच्चे को हम घर पे जो पढ़ता है, तो वह किस दिशा की तरफ वो उसका टेबल हो, मतलब मुंह किस दिशा की तरफ हो। तो यहाँ पे राशियों को देखें कि कौन सी राशि है। यदि 5 नंबर की राशि है तो 5 नंबर राशि का दिशा कौन होता है? हम यहाँ पे हम सभी एक, 5, 9 की जो दिशा होती है वह पूरब होता है। 2, 6, 10 की दिशा दक्षिण। 3, 7, 11 की दिशा पश्चिम। पश्चिम। 4, 8, 12 की दिशा उत्तर। उत्तर। अब मान लिया जाए कि यहाँ पर 8 नंबर की ही राशि हो, या 4, 8, 12 में कोई भी हो, तो बच्चे को घर पे जो पढ़ने के लिए जो टेबल देते हैं या स्थायी रूप से, उसको उसकी दिशा, उसका मुंह उत्तर की दिशा में हो। मुंह किस दिशा में हो? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में हो। साथ ही जब वह पढ़ने बैठे तो कोई तरल पदार्थ उसके सामने हो। तरल पदार्थ, क्योंकि जल तत्व है ना, तरल पदार्थ उसके सामने हो। जैसे कि पढ़ने बैठ गया टेबल पे या बिछावन में बैठ गया, तो सामने एक गिलास में पानी भी हो। सामने गिलास में पानी हो। पानी हो। कभी कभी वो पानी पीता रहे, अपना पढ़ता है। तो यह क्या है? यह छोटे मोटे जो टोटके होते हैं, यह बड़े प्रभावशाली होते हैं। इसके कुछ दिनों तक उपयोग करने के बाद में व्यक्ति में काफी परिवर्तन आता है। व्यक्ति में काफी परिवर्तन आता है। काफी परिवर्तन आता है। हर आचार्य भाव जी, में सभी दिशाओं को बता दीजिएगा। तो सभी ये तो हो गया उत्तर दिशा के लिए। अब देखिए, अब 3, 7, 11 हो, 3, 7, 11 हो, तो हम क्या करें? तो यदि यही चौथे भाव में 3, 7 या 11 नंबर की राशि है, तो इसकी दिशा पश्चिम है। पढ़ने बैठे तो पश्चिम की तरफ बैठे, मुंह पश्चिम की तरफ हो। एक, अब यह तो क्या है? यह जल तत्व है, और यह क्या है? यह पृथ्वी तत्व है ना। जी। तो हम कुछ ना कुछ एक दूसरा भी उपाय कर लेते हैं। गुरुजी वायु तत्व। वायु वायु थे उसको। वायु आइए, वायु तत्व। वायु तत्व है, चलिए ठीक है। तो तो ऐसे करें कि यदि हो सके तो दिशा तो पश्चिम मुंह करके बैठे पढ़े। हो सके तो प्राकृतिक हवा उसे मिले, इसका ख्याल रखना है। नहीं तो कम से कम तो 2 कंडीशन उपयोग करने ही चाहिए। यदि वह भी प्राकृतिक हवा नहीं मिलने की संभावना है, क्योंकि बहुत से घर ऐसे होते हैं, हमारे गांव में भी अब जगह की कमी होती जा रही है, तो एक दूसरे के घर से सटा सटा के बना लेते हैं। अगल बगल में खिड़कियां नहीं होती, तो जब अगल बगल में खिड़कियां नहीं होती तो प्राकृतिक हवा कहाँ से मिलेगा? तो कुछ दूसरे उपाय। तो कुछ दूसरे उपाय का मतलब यह हुआ, यह 3 नंबर की राशि यहाँ पर। 3 नंबर राशि के स्वामी बुद्धदेव। बुधदेव क्या है? हरे भरा है ना। जी। तो उसके टेबल पर कुछ हम आर्टिफिशियल गमला छोटा सा रख दे, जिसमें केवल पत्ता हो हरा भरा। पत्ता हो हरा भरा। हरा भरा पत्ता हो, उसमें फूल नहीं हो। तो एक बार आर्टिफिशियल लगा देंगे तो वो तो प्लास्टिक वगैरह का बना हुआ होता है, वो तो सदैव रह जाएगा ना। जी। तो उसके टेबल पर वह रखें।
यदि 7 नंबर की राशि है तो इसके स्वामी क्या है? शुक्रदेव है ना। जी तो शुक्रदेव फूलों के शौकीन है। किस चीज के शौकीन है? फूलों के। फूलों के शौकीन है। तो उसकी टेबल पर एक छोटा सा गमला रख दे, आर्टिफिशियल या प्राकृतिक रखे तो और सुंदर, नहीं प्राकृतिक तो आर्टिफिशियल, जिसमें फूल लगे हुए हो। क्या हो? फूल लगे हुए। फूल लगे हुए हो। और खास करके फूलों का जब बात है, ये तो जितना ज्ञान आगे बढ़ता जाएगा उसका उपयोग कर सकते हैं। तो शुक्रदेव के रंगों के हिसाब से क्रीम कलर का फूल हो, क्रीम कलर का फूल हो। और सुंदर। और जितना अध्ययन आगे बढ़ जाएगा उसका उपयोग कर ले और अच्छी बात है। सुंदरता के इत्र के शौकीन है, तो उस फूल पर अगर प्रतिदिन जब पढ़ने बैठ जाए हल्का सा इस पर इत्र का स्प्रे कर दे फूल पे, स्वयं के शरीर पे नहीं, फूल पे। सुगंधित फूलों के कारक शुक्रदेव हैं, तो इस फूल को सुगंधित बना ले, पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठे। तो अच्छी बात है, पढ़ने में मन लगेगा। अगर 10 नंबर की राशि हो जाए फिर क्या हो? तो 10 नंबर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। 10 नंबर राशि के शनिदेव स्वामी होते हैं। शनिदेव होते हैं। तो कुछ ऐसा चीज लगा लेंगे जो शनि का प्रतिनिधित्व करता हो। शनि का प्रतिनिधित्व क्या क्या करता है? काला कपड़ा। ठीक है। और पूरा तत्व किसे कहते हैं? सामान, हाँ जी, लोहे के से बना हुआ कोई शोपीस या कुछ भी। या शनिदेव तो पूरा तत्व के भी कारक है ना। तो पूरा तत्व क्या है? हमारे ऐतिहासिक धरोहर ही तो पूरा तत्व है ना। जी तो कुछ ऐसे सुंदर ऐतिहासिक धरोहरों के फोटो भी उसके सामने लगा सकते हैं। पीछे नहीं लगाना है, सामने लगाना है कि बच्चा का जब भी गर्दन उठे तो जरा सा देखे तो नजर पड़ जाए उस पर ऐतिहासिक धरोहरों की फोटो। ये सब जो होते हैं छोटे 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 वास्तु टिप्स होते हैं, या कुंडली के आधार पे होते हैं। अगर यही इसी प्रकार से हम लोग शेष सभी राशियों का उपयोग कर सकते हैं। हम सभी ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र अपने आप में सागर ही नहीं महासागर है। ऐसा महासागर जिसकी गहराई एवं सीमाओं का आकलन नहीं किया जा सकता। सागर में जितना नदियों का महत्व है उतना ही एक बूंदों का भी। सभी नदियों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं, परंतु जब सागर में मिल जाते हैं तो वे सभी अपने निजी गुणधर्मों को छोड़ देते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। जिस प्रकार मसाले के गुणधर्म स्वाद सभी के अलग अलग होते हैं, परंतु जब इन्हीं मसालों के द्वारा भोजन बनता है तो सभी मसालों का वास्तविक गुणधर्म बदलकर एक नया गुणधर्म और स्वाद का प्रादुर्भाव होता है। यही प्रकृति का नियम है। ठीक इसी प्रकार कुंडली का फलादेश करने के लिए हमें कई बिंदुओं का, कई गुणधर्मों का मिलाकर फलादेश करना होता है। उदाहरण स्वरूप राशियों के गुणधर्म, ग्रहों के गुणधर्म स्वभाव, भावेशों के गुणधर्म स्वभाव, भाव के गुणधर्म, नक्षत्रों के गुणधर्म स्वभाव, ग्रहों की युति, ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों के प्रश्नों के कारक ग्रह, ग्रहों की दशा, वर्तमान ग्रहों का गोचर, जिससे संबंधित प्रश्न किया जा रहा है उससे संबंधित विशेष कुंडली इत्यादि। तो सभी को मिलाकर हम लोगों को फलादेश करना चाहिए। प्राकृतिक वस्तुएं कभी भी अपने प्राकृतिक मूल स्वरूप को नहीं छोड़ता, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। जैसे करेले का हम लोग अगर सब्जी बनाते हैं या आंवले का मुरब्बा यदि हम बनाते हैं तो कसैलापन रहता ही है। कुछ ना कुछ
अपने मूल प्रकृति को तो वह वर्तमान में रखते हैं रखते हैं कि नहीं रखते हैं। रखते हैं गुरुजी। आज की कक्षा कोई खास तो नहीं हुआ, परंतु बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा। जी कुछ बातें और भी हम चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में नक्षत्रों के आधार पर नाम चरण, यानी कि किस व्यक्ति का नाम, राशि नाम क्या हो सकता है, यह हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं तलावे सा है, कहीं दांती सा दिया गया है, कहीं व लिखा गया है उसमें, कहीं ब लिखा गया है नामाक्षर में, नक्षत्रों के चरणाक्षर में आप लोग देखेंगे तो इनमें कोई अंतर नहीं माना जाता। अगर यह भी स है तो आप इस स से नाम रख सकते हैं, यह स है तो इससे नाम रख सकते हैं, व है तो ब से रख सकते हैं, ब है तो व से रख सकते हैं। अंतर नहीं माना गया है। कहीं अ है तो अ आ में भी अंतर नहीं माना गया है। यदि अ है आ से रख सकते हैं, आ है आ से नाम रख सकते हैं। परंतु तीसरा है एक चीज कि कहीं कहीं उस नामाक्षर सारणी में अंग दिया गया है, कहीं कहीं पर नामाक्षर सारणी में इयो दिया गया है, कहीं कहीं यह न दिया गया है। नामाक्षर में ऐसे दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं? दिए गए हैं गुरुजी। तो न अगर यह अंग है तो यह अंग है तो किस नाम से हम उसका राशि नाम रखेंगे? यदि कोई सदस्य को मालूम हो तो अपनी बातों को रखे, अपने विचारों को दे। तो यदि अंग नक्षत्र के चरणाक्षर में यदि अंग आता है तो हम उनका नाम ग से रख सकते हैं, ऐसा हमारे गुरुजनों ने बतलाया है और पुस्तकों में भी वर्णित है। यदि इयो है तो हम ज से नाम रखेंगे, यदि अंग है तो ग से रख लेंगे, गणेश गीता गणेश रख लेंगे और भी कुछ रख सकते हैं, गणपति रख सकते हैं। अगर यो से है तो ज से हम नाम रखेंगे। यदि यह जो टठा का जो अंतिम अड़ा है यदि यह है तो हम ड से नाम रखेंगे। इसके बाद में एक दो चीज को और हम लोग सीख लेते हैं। जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उपायों पर चर्चा होगी कि जप कर लेना चाहिए, ईश्वर का जप करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो जप जब हम करते हैं तो किसी मंत्रों का जप करते हैं। क्या करते हैं? मंत्रों का जप। मंत्रों का जप। तो मंत्र कितने प्रकार के होते हैं या हम क्यों जप करते हैं? तो कभी कभी ग्रहगण हमें खराब फल देते हैं, बुरे फल देते हैं, तो उनको शांत करने के लिए हम मंत्र करते हैं ना। जी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ग्रहों के आकर अच्छे फल तो दे रहे होते हैं, परंतु वह कम फल दे रहे होते हैं, कमजोर होते हैं या क्या होते हैं, कम फल दे रहे होते हैं। तो फल बढ़ाने के लिए हम मंत्रों का जप करते हैं, यानी कि फल बढ़ाना।
और यह शांति हुआ, फल क्या करना, कम करना ना हुआ ये। यदि कोई ग्रह बुरे फल दे रहे होते हैं तो उनके बुरे फलों को कम करने के लिए जप किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किया जाता है। किया जाता है। कभी कभी ऐसी स्थितियां होती है कि ग्रह बुरे फल तो नहीं दे रहे हैं, अच्छे ही फल दे रहे हैं, लेकिन कम फल दे रहे हैं, तो फिर उनके लिए भी मंत्र जप करने होते हैं, यानी कि फल को बढ़ाना होता है। तीसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रसन्न करना होता है ग्रहों को, प्रसन्न करना होता है। तो क्या करते हैं, प्रसन्नार्थ भी। तो जब हमें शांति करनी हो तो हमें शांति मंत्र का पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए। तो शांति मंत्र क्या है? वो तो दूसरे कहीं है ही नहीं। वैदिक मंत्रों को शांति मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शांति मंत्र, वैदिक वैदिक मंत्रों को हाँ, तो वेद के अलावा तो दूसरी जगह कहीं शांति मिलेगी ही नहीं। उसके बाद में बढ़ाने वाला तांत्रिक मंत्र जो होता है या बीज मंत्र जो होता है, वह फल को काफी बढ़ाता है, आगे लेकर जाता है, जिसे तांत्रिक मंत्र कहते हैं। और प्रसन्नार्थ नाम मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। वैदिक मंत्रों से प्रभाव शांत होता है, बीज मंत्रों से ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है, नाम मंत्रों का फल सदैव शुभ होता है। जो ग्रह खराब फल देने वाले होते हैं उनके व्रत कभी नहीं करने चाहिए। जो ग्रह फलदायक हो उनके व्रत उपवास लाभकारी होता है। कम से कम फायदाकारक ग्रह का व्रत माह में एक बार शुक्ल पक्ष में अवश्य करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप अपने कुंडली को देखें, पहचानें या पहचानने का प्रयास करें। जो ग्रह सबसे अधिक आपको शुभ फल देने वाले हैं उस ग्रह का व्रत महीने में एक बार अवश्य करें, और वो भी शुक्ल पक्ष में करें तो ज्यादा लाभ होगा। एक बात और शिक्षा मैं दे देता हूं, वह शिक्षा बड़ा अनमोल है, क्योंकि अब हम लोगों की पुस्तक अब ऐसे स्थिति तक जा रही है कि अब हम लोग इन बातों की चर्चा कभी नहीं करेंगे। विषय वस्तु में इतने उलझते चले जाएंगे कि इन बातों के लिए चर्चा के लिए समय ही नहीं रहेगा। हम जितने प्रताड़ित होते हैं उतना ही दिशा हमारा आगे और बढ़ता है। हमें जितनी अच्छाइयां मिलती है या हम अपनी बधाइयां सुनना चाहते हैं, हम उतना ही शिथिलता को प्राप्त होते चले जाते हैं। यानी कि हमें जितना उलाहना मिलता है हमारा दिशा उतना आगे बढ़ता है। हमें जितनी बधाइयां मिलती है या हम अपनी बधाइयां जितना अधिक सुनना चाहते हैं उतना ही हम में शिथिलता आती है। हम आप सबों की बात नहीं करते, हम स्वयं अपनी बात करते हैं कि हमें वैसे व्यक्तियों की प्रताड़ना भी मिलना चाहिए हमें, जो हमारे ज्ञान को शिखर तक ले जाने में सहायक हो। और जो हमें प्रताड़ित करते हैं उन्हें यह सुनकर कि हाँ, हमने तो इसको प्रताड़ित किया और यह हमारे प्रताड़ना को दिशा को अलग ले लिया और इतना आगे बढ़ गया कि अब देखो काफी आके ऊंचा जगह पर चला गया, अच्छी जानकारी हो गई, ताकि उनका मन गर्वित हो। क्योंकि प्रताड़ित वही करते हैं जो हमारे शुभेच्छु होते हैं। उनकी प्रताड़ना भी हमें एक सुखद रास्ता देता है। इसीलिए स्वजनों की प्रताड़ना, अपने श्रेष्ठ जनों की प्रताड़ना को सकारात्मकता से लेना चाहिए, न कि
नकारात्मक ढंग से, जो हमने सुना है गुरुजनों के मुंह से, हमने अपनी बात रख दी। अब कल से हम लोग एक नए जोश, नए उत्साह से, अच्छा आज तक जो हम लोगों ने पढ़ा कि राशियों के गुण धर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, भी पुस्तक में और कुछ पढ़ेंगे, समझेंगे। जो विषय वस्तु आप लोग भी पुस्तक आप लोग के पास में पढ़ते चलिएगा, एक एक शब्द को समझते चलिएगा। जो बातें समझ में नहीं आएगी या जो बातें पुस्तक की बातों को कुंडली पे जो लगाने नहीं आएगा, तो आप लोग समूह में खूब लिखे प्रश्न। कक्षा प्रश्नों के आधार पर ही चलता है। यदि आप लोग प्रश्न ही नहीं लिखेंगे तो एक व्यक्ति कितना प्रश्न ढूंढेगा, एक व्यक्ति कितना प्रश्न ढूंढेगा, इसका भी ख्याल रखें आप लोग। गुरुजी एक बार वो वाली टेबल दिखा देंगे जहाँ पे राशियों के अन्य लक्षण लिखे हुए थे। हाँ जी, हाँ जी, हम टेबल ही शेयर कर देंगे। हम टेबल समूह में अभी शेयर करते हैं।